हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज शोक। शोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है इन विच देयर इज डिक्रीज परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन्स। शोक के अंदर वाइटल ऑर्गन को अच्छे से ब्लड नहीं जा पाता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑर्गन्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। ये बड़ी इमरजेंसी कंडीशन है एनक्लेक्स में। अगर इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्लाइंट की डेथ हो सकती है। और एनक्लेक्स शोक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको शोक के बड़े सारे टाइप होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि हर एक शोक के रीज़न अलग अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो लेट मी टेल यू, आज मैं आपको सारे शोक के टाइप्स विद देयर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट्स, प्रायोरिटी इंटरवेंशंस पढ़ाऊंगा। एंड लेट मी टेल यू, क्या कहते हैं, इस लेक्चर के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जिसके थ्रू हम अपने टॉपिक को और स्ट्रोंगली समझ पाएंगे। आज आप लोगों का एक टारगेट होगा मेरे साथ, हर एक शोक को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यूजली एग्जामिनर आपको शोक जरूर दिखा देगा, पर ये आपकी जिम्मेदारी है देखना कि हाइपोवोलीमिक है, कार्डियोजेनिक है, सेप्टिक है। तो आज मैं आपको हर एक शोक के साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशंस भी बताऊंगा और आपने उन पर स्पेशली ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में हमें वही बताएंगे कि किस तरह का शोक है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट शोक, जिसका नाम है जी हाइपोवोलीमिक शोक। एनक्लेक्स में वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड शोक। हाइपोवोलीमिया का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड बचा ही नहीं है। इसका सबसे मेन कारण होता है हेमरेज। मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस होगा। अगर ब्लड लॉस होगा तो क्या कहते हैं जी, लगातार ब्लड वेसल में फ्लूइड कम होता जाएगा। अगर ब्लड वेसल में फ्लूइड कम होता जाएगा, दैट इवेंचुअली लीड टू हाइपोवोलीमिक शोक। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बर्न्स हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वोमिटिंग, डायरिया, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग। बड़े सारी सर्जरी के बाद जो शोक होता है दैट इज हाइपोवोलीमिक शोक। तो हाइपोवोलीमिक शोक का मतलब है किसी भी तरीके से ब्लड वेसल से ब्लड का लूज होना। वो हेमरेज की वजह से हो सकता है, वो इंटरनल ब्लीडिंग या वोमिटिंग, डायरिया की वजह से हो सकता है। हाइपोवोलीमिक शोक या फिर ऑलमोस्ट सारे शोक का वन ऑफ द क्लासिकल साइन होता है हाइपोटेंशन। याद रखना, एनक्लेक्स के अंदर शोक का वन ऑफ द प्राइमरी साइन होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पर कितना? अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, इफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90, उस कंडीशन को बोला जाता है जी शोक। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 110 है, क्या आप उसको शोक बोलोगे? यूजली नहीं। बट अगर वो 90 से कम है तो दैट इज कंसिडर एज शोक। पर हमें एक चीज का और ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, मान लो क्लाइंट का ब्लड प्रेशर था स्टार्टिंग में 150, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका ब्लड प्रेशर हो गया 100 विद इन जस्ट 30 मिनट। ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको बताया ये 90 से कम तो नहीं है, बट आधे घंटे में इज इट एक्सपेक्टेड कि इतना ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा? आंसर इज नो। तो आपको थोड़ी कॉमन सेंस भी लगानी है कि ये नहीं कि हर बार वो 90 ही देगा, पर ब्लड किस पैटर्न के साथ डिक्रीज हो रहा है, कितनी स्पीड पे डिक्रीज हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। पर अगर आप मुझसे एक नंबर पूछो कि हाइपोटेंशन कितना, बीपी कितना, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90, आप उसको बोलते हो जी ये शोक वाली कंडीशन। नंबर 2, टैकीकार्डिया। ऑब्वियसली अगर बीपी कम होगा तो हार्ट रेट कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द शोक की ये प्रेजेंटेशन है। फॉलोड बाय व्हाट यू थिंक, जो अगर फ्लूइड लॉस होगा तो एक्सट्रीमिटी बड़ी ज्यादा लाल रंग की दिखेंगी कि कैसी दिखेंगी? पेल एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी बड़ी ज्यादा वार्म दिखेंगी कि कैसे दिखेंगी? कूल क्लैम एक्सट्रीमिटीज। बड़ी ठंडी एक्सट्रीमिटी होती है और वन ऑफ द प्रायोरिटी साइन है, आपको इसके बारे में बड़े अच्छे से पता हो। वन ऑफ द इनिशियल साइन है, क्लाइंट ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। बीपी वगैरह तो थोड़ी देर के बाद दिखते हैं, पर क्लाइंट ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है तो कूल क्लैमी स्किन इज वन ऑफ द इंडिकेटर। आगे चलते हैं। ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा हाइपोवोलीमिक शोक में। अगर फ्लूइड लॉस हो गया है तो किडनी के पास तो परफ्यूजन अच्छी जाएगी नहीं, तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा। स्टार लगा के लिख लेना जी, वन ऑफ द क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोवोलीमिक शोक इज डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर। मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, हर एक शोक के साथ आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें ध्यान में रखनी है, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है 2 to 6 mm of Hg।
क्या कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक में ऑब्वियसली ये 2 से क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। याद रखना, मैं आपको डिफरेंशिएशन में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए याद रखना हाइपोवोलेमिक शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है जी, कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है, ऑब्वियसली 2 से कम हो जाता है। एंड लास्ट साइन इज डिक्रीज कैपिलरी रिफिल, ऑब्वियसली परफ्यूजन कम होगी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर, वेन्स के अंदर फ्लूइड ही नहीं बचेगा, वो भी कम हो गया, तो कैपिलरी रिफिल टाइम भी क्या हो जाएगा जी, डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम। अब ऐसे शोक में क्या हमारी कुछ प्रायोरिटीज हैं, ऑब्वियसली हाइपोवोलेमिक शोक, शोक अपने आप में एक इमरजेंसी कंडीशन है। नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी है कि पहले तो जो रीजन है उसको रोको। फॉर एग्जांपल हेमरेज हो रहा है, फ्लूइड लॉस को रोको, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, सबसे पहले जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्पेशली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लाइंट किसी एक्सीडेंट के साथ मेट हुआ है और क्लाइंट को ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग, तो नंबर 1 थिंग इज कंप्रेशन करो, उस ब्लीडिंग को रोको। बट जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो ये ट्रीटमेंट पूछेगा। इमरजेंसी में शोक में ट्रीटमेंट क्या होता है, एल स्टैंड फॉर लोअर द हेड ऑफ बेड। याद रखना, शोक जैसी कंडीशन में वो आपको बोलेगा क्लाइंट को सांस नहीं आ रहा, सिर को ऊपर नहीं करना, हेड को ऊपर नहीं करना। कैसे करना है, या तो सुपाइन में कर दो या फिर हेड को और नीचे कर दो। क्यों, सो दैट वाइटल ऑर्गन ब्रेन और हार्ट को ब्लड मिलता रहे और क्लाइंट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए। तो नंबर 1 ट्रीटमेंट्स में से बीइंग एन आरएन आप क्या करते हो, आप हेड को लोअर कर देते हो। आई स्टैंड फॉर आई स्टैंड फॉर इंक्रीज आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड्स के बिना क्या कहते हैं जी, क्लाइंट सर्वाइव नहीं करेगा। और आप इस बात को आज पकड़ लेना कि किस शोक में हम आईवी फ्लूइड देते हैं, किसमें नहीं देते हैं। मैं आपको सारे बताऊंगा, बट हाइपोवोलेमिक शोक में जहां पे फ्लूइड लॉस हो रहा था तो हमें आईवी फ्लूइड देने हैं, इवन अगर जरूरत पड़े तो ब्लड भी देना पड़ता है। O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, N स्टैंड फॉर नोटिफाई HCP। तो जैसे ही मेरे पास शोक का क्लाइंट आया, मैंने इमीडिएटली उस सोर्स को रोका जहां से ब्लीडिंग हो रही थी, लोअर द हेड, आईवी फ्लूइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब को कॉल कर देते हैं। फॉलोड बाय क्या कुछ मेडिसिन हैं, यस, हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो क्या कहते हैं जी, फ्लूइड के लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखे। फॉर एग्जाम्पल वेजोप्रेसर्स, हम डोपामिन जैसी दवाइयां दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन जैसी दवाइयां दे सकते हैं। ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके बीपी को रेगुलेट करती रहती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके रखती है, शोक जैसी इमरजेंसी कंडीशन में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देती है। तो डोपामिन, डेबूटामिन या फिर नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जैसी हम दवाइयां देते हैं जी। दैट इज ऑल अबाउट शोक, दैट इज ऑल अबाउट शोक। बट मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर आया हूं जहां पर एनक्लेक्स हमें ट्रिक कर सकता है। तो नंबर 1, एनक्लेक्स विल गिव प्रोग्रेसिव बीपी ड्रॉप। तो अगर लगातार बीपी कम हो ही जा रहा है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई माइट बी अ केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, तो जिसको अपन ने जांचना है। असेस फॉर ब्लीडिंग इवन इंटरनल, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि यूजुअली ये केस ऐसे आता है कि क्लाइंट सर्जरी करवा के आया था, पहले ब्लड प्रेशर था जी उसका 130, आधे घंटे बाद हो गया 115, फिर उसका बीपी हो गया 100, फिर हो गया 95। ये क्लाइंट किस तरफ जा रहा है, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि सर्जरी करवा के आया, माइट बी देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग, वी हैव टू चेक। एंड लास्टली वी नो कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ट्रीटमेंट है और क्लाइंट इंप्रूव कर रहा है। नंबर 1, क्लाइंट का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसका यूरिन आउटपुट क्या होना शुरू हो जाएगा जी, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट शोक जिसका नाम था हाइपोवोलेमिक शोक। आपको साइन याद होने चाहिए, आपको सेंट्रल वेनस प्रेशर याद होना चाहिए, आपको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट याद होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ शोक था। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड शोक जिसका नाम है कार्डियोजेनिक शोक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है। कार्डियोजेनिक शोक नाम से क्लियर है, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कार्डियो। तो कार्डियोजेनिक शोक किन लोगों को होता है, जिनको हार्ट अटैक हो गया हो अभी अभी, जिनको MI हार्ट फेलियर हो गया हो, जिनका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा। तो कार्डियोजेनिक शोक का मेन रीजन क्या है बच्चों, पंप। अगर पंप नहीं होगा, अगर पंप नहीं होगा तो क्या होगा, क्या आर्टरीज में ब्लड जा पाएगा ना। क्या अगर लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से पंप नहीं करेगी तो आर्टरीज में ब्लड नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी। अगर ब्लड आर्टरीज में नहीं जा पाएगा तो पूरी बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, याद रखना, आपको मैकेनिज्म पता हो, ब्लड क्या होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट। तो इस
कार्डियोजेनिक शोक में क्या होता है, ये कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हमारी आर्टरी और वेन दोनों में ब्लड है, तो जो वेन्स का ब्लड है वो हार्ट के पास आता है, हार्ट उसको वापस से ऑक्सीजनेट करके पंप करता है, फिर आर्टरीज में जाता है, तो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। पर अगर हार्ट पंप ही ना करे तो आर्टरीज में तो ब्लड जाना नहीं है, तो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलनी नहीं है, पर वो ब्लड कहां पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। और इस क्लाइंट में कार्डियोजेनिक शोक में क्या होने के चांसेस होते हैं, एडिमा होने के चांसेस होते हैं। तो इसके रीजन क्या, एमआई, हार्ट फेलियर, अरिथमियास, वोल्व डिसफंक्शन, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होता है, स्पेशली हार्ट फेलियर एंड जस्ट आफ्टर एमआई। ये क्वेश्चन आता है, जस्ट आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन क्या होने के चांसेस होते हैं, हमें कार्डियोजेनिक शोक को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद अच्छे से पंप नहीं हो पाता। व्हाट कुड बी द साइन एंड सिम्टम, आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द शोक में हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन यहां पर क्यों हो रहा है, बिकॉज सर हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। अगर पंप नहीं कर पा रहा तो फिर आर्टरीज के अंदर क्या ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पाएगा, आंसर इज नो। तो हाइपोटेंशन कितना, यू नो द आंसर, लेस देन 90। टेकिकार्डिया होगा, आई टोल्ड यू जब बीपी कम होता है हार्ट ट्राई टू कंपनसेट तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। पर यहां का फीचर क्या, पल्मोनरी एडिमा। उस हाइपोवोलेमिक शोक में तो फ्लूइड था ही नहीं, सारा लीक आउट हो गया था। पर यहां पर क्या, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या है बच्चों, कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पंप नहीं हो पाता तो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। स्किन कूल होगी, बट क्लासिकल साइन इज क्रैकल साउंड। याद रखना, कार्डियोजेनिक शोक में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि क्लाइंट को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक के बाद क्लाइंट के एडिमा होना शुरू हो गया, वेट गेन होना शुरू हो गया एंड बीपी ड्रॉप हो रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, वो कार्डियोजेनिक शोक की बात कर रहा है। ये क्रैकल साउंड कहां से आ गई सर, पल्मोनरी एडिमा। वो फ्लूइड कहां पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है जी, लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पंप तो हो नहीं रहा एंड फ्लूइड बैकफ्लो करके लंग्स में आना शुरू हो जाता है। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि क्या कहते हैं जी, हर एक शोक की एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है। तो अगर बीपी के साथ, बीपी इतना कम है और वो बोल दे लंग से क्रैकल साउंड आ रही है, लंग से आवाजें आ रही है, तो किस शोक की बात कर रहे हैं, वो कार्डियोजेनिक शोक की बात कर रहे हैं। एंड एक पते की बात और, सेंट्रल वीनस प्रेशर देखो इंक्रीज, नॉर्मल होता है 2 to 6, इस कंडीशन में 8 या फिर 8 से क्या हो जाएगा जी, ज्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शोक में सीवीपी इंक्रीज हो जाता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वेन्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है सर, एडिमा की वजह से इंक्रीज हो जाता है। याद रखना बच्चों, इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शोक सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शोक सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हमारा एक ये यूनिक पॉइंट हमें पता चला, हमारा एक ये यूनिक पॉइंट हमें पता चला। और रीजन क्या है जी, एमआई, हार्ट फेलियर जैसे रीजन है। वीक पल्स होगी ऑब्वियसली, आर्टरीज में तो कुछ बचा ही नहीं है, सारा तो एडिमा में चला गया, वीक पल्स होगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कार्डियोजेनिक क्या कहते हैं जी, शोक के अंदर अपा फ्लूइड देते हैं, आंसर इज नो। कभी भी कार्डियोजेनिक फ्लूइड में, कार्डियोजेनिक शोक में हमें इमीडिएटली फ्लूइड नहीं देना। क्यों नहीं देना, ऑलरेडी क्लाइंट को पल्मोनरी एडिमा है, क्रैकल्स है, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो गया। सेंट्रल वीनस प्रेशर उनका इंक्रीज होता है जिनकी वेन्स में फ्लूइड बड़ा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इन क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट, इस शोक का ट्रीटमेंट कभी भी फ्लूइड नहीं है। मैंने आपको बोला था कि हमें याद रखना है कहां पर फ्लूइड देते हैं, कहां पर नहीं देते। तो अभी तक तो जब तक हम रीजन को करेक्ट नहीं कर देते तो नो फ्लूइड है, इमरजेंसी नहीं है। करना क्या है जी, ऑब्वियसली आप क्लाइंट को अपराइट पोजीशन में लेकर जाते हो। इस कंडीशन में आप कहां पर लेकर जाते हो, अपराइट कंडीशन में, क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, क्लाइंट को सांस नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में आप कहां पर लेकर जाते हो, यहां पर आप अपराइट लेकर जाते हो, ऑक्सीजन देते हो, बट एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इज आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स का मतलब क्या, ऐसी दवाइयां जो हार्ट को पंप में हेल्प करे। कौन कौन सी, डोपामीन, ड्यूब्यूटामीन या फिर डाइजोक्सिन, ऐसी दवाइयां जो हार्ट को पंप करने में, मैंने बोला था मैकेनिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कार्डियोजेनिक में पंपिंग की प्रॉब्लम है, ये हाइपोवोलेमिक नहीं है। एंड लास्टली डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या करेगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालेगा, बट मेक श्योर करना डायरेटिक के साथ फिर यहां पर आपको यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना है। क्या यहां पर भी आपने फ्लूइड देने हैं, बिल्कुल नहीं देने। तो एनक्लेक्स कहां पर ट्रिक कर सकता है, नो लार्ज फ्लूइड, एनक्लेक्स माइट अटेम्प्ट यू विद गिव फ्लूइड्स,
बट वी डोंट, जब तक हम कंडीशन को करेक्ट नहीं कर देते, क्योंकि पंप की प्रॉब्लम है, फ्लूइड तो और कंडीशन को वर्स कर देगी। एंड लास्ट एक चीज और, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे हाइपोवोलेमिक शॉक को विद कार्डियोजेनिक शॉक? लुक फॉर लंग साउंड 100%। तो अगर लंग साउंड क्रैकल है तो वो हाइपोवोलेमिक नहीं है, वो कार्डियोजेनिक शॉक है। तो हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ? लुक फॉर लंग साउंड, इफ इट इज क्रैकल तो वो हाइपोवोलेमिक नहीं है, वो पक्का कार्डियोजेनिक शॉक है। ये सारे शॉक में से एक अलग प्रेजेंटेशन है, कार्डियोजेनिक शॉक में क्रैकल साउंड हो जाती है जी। दैट इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड शॉक जिसका नाम है कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड शॉक जिसका नाम है सेप्टिक शॉक। नाम से ही क्लियर है, सेप्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से। तो इसके सबसे मेन रीजन क्या है? बॉडी में सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह की बड़ी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाए दैट लीड टू वेजोडाइलेशन, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है। तो यहां पर मैकेनिज्म क्या है? इन्फेक्शन मैकेनिज्म है, तो हमें इन्फेक्शन के एंगल से देखना पड़ेगा। सेप्टिक शॉक की पहचान क्या है? नंबर 1 हाइपोटेंशन, ये तो ऑलमोस्ट हर एक शॉक में होगा, आपको पता चल गया। नंबर 2 टैकीकार्डिया, तो हार्ट रेट क्या हो जाता है बच्चों जी? अगर बीपी कम है तो इस कंडीशन में भी हार्ट रेट ज्यादा होगा। पर यहां की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है? वार्म स्किन अर्ली, लेटर इट लीड टू कोल्ड स्किन। याद रखना, अभी तक जो हमने शॉक पढ़े हैं या फिर जो हम शॉक पढ़ेंगे यूजली, उनमें अपन ने क्या पढ़ा था? कूल क्लेमी स्किन। बट सेप्टिक शॉक में स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों? हॉट स्किन होती है, वार्म स्किन होती है। इवेंचुअली धीरे धीरे जाकर ये किस में कन्वर्ट होती है? कूल स्किन में जाकर कन्वर्ट होती है। तो यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपको बताता हूं। अर्ली वॉर्म फ्लश स्किन माइट कंफ्यूज स्टूडेंट। उनको ऐसा लगेगा बीपी तो कम है, बीपी 90 से कम है, एंड पर क्लाइंट की स्किन तो कूल नहीं है, वो तो वॉर्म है। तो वो किस शॉक की बात करे? सेप्टिक, वो इन्फेक्शियस शॉक की बात करे। तो अर्ली वॉर्म फ्लश स्किन माइट कंफ्यूज द स्टूडेंट, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना सेप्टिक शॉक में, क्योंकि इन्फेक्शन भी होती है। तो अर्ली स्किन वार्म होती है, पर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है? लेटर वो धीरे धीरे बीपी कम होने की वजह से कोल्ड हो जाती है। तो ये इसका क्लासिकल साइन है, फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सेप्टिक शॉक में पता हो, इंक्रीज लैक्टेट लेवल। लेट मी टेल यू, मैं थोड़ी देर बाद भी एक्सप्लेन करूंगा, पर भी बता दूं। लैक्टेट वैसे तो हर एक शॉक में इंक्रीज होता है, पर सेप्टिक शॉक में ये स्पेशली हमें इसका ध्यान रखना होता है। लैक्टेट आया कहां से? लैक्टेट जब भी बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ऑर्गन्स की डैमेज होनी शुरू होती है, तब लैक्टेट का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होना शुरू होता है। तो जब कभी भी लैक्टेट का लेवल 2 से ज्यादा हो जाए, वो शॉक की बात कर रहा है। स्पेशली सेप्टिक शॉक का एक क्लासिकल फीचर है, लैक्टेट लेवल इज ऑलवेज लेस देन 2। पर शॉक की कंडीशन में ऑलमोस्ट सारे शॉक में बढ़ता है, पर सेप्टिक शॉक में तो स्पेशली ध्यान रखना होता है जी। तो दैट इज ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम। अब इसमें क्या करेंगे? नंबर 1 थिंग इज ऑब्वियसली, वन ऑफ द थिंग इज आप फ्लूइड देते हो, पर आपको साथ में किस चीज का ध्यान रखना? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्यों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? क्योंकि सर ये सेप्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक में इन्फेक्शन एक बड़ी रीजन होती है। हमें मेक श्योर करना है, हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ साथ क्लाइंट का पहले कल्चर भी लेना है। तो नंबर 1 ये, और नंबर 2 कल्चर एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यहां पर एंटीबायोटिक बड़ा जरूरी है जी। नेक्स्ट, वेजोप्रेसर्स देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जैसी ड्रग्स बीपी को मेंटेन करके रखती है। लास्ट, मॉनिटर लैक्टेट लेवल, जो कि मैंने आपको बता दिया है, एंड यूरिन आउटपुट। दैट इज ऑल अबाउट सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की पहचान क्या थी? अर्ली वार्म स्किन देन कूल, एंड दूसरी पहचान क्या थी? लैक्टेट लेवल। याद रखना, ये दूसरे शॉक से डिफरेंशिएट करेगा जी। तो दैट इज ऑल अबाउट सेप्टिक शॉक। नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड शॉक इन एनक्लेक्स, जिसका नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। बड़ा कॉमनली एग्जाम में आएगा। एनाफाइलेक्टिक का मतलब है एलर्जिक रिएक्शन। तो अगर एलर्जिक रिएक्शन किसी भी चीज से, खाने की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को होती है, लेटेक्स की वजह से, बी स्टिंग की वजह से, मधुमक्खी के काटने की वजह से, या फिर एनक्लेक्स का फेवरेट किसी मेडिसिन की वजह से, देयर आर सो मेनी मेडिसिन, एंटीबायोटिक होती हैं, देयर आर सो मेनी मेडिसिन।
अगर बच्चों उसके बाद क्लाइंट का ब्लड प्रेशर लगातार ड्रॉप होता जाए तो उस टर्म को बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शोक। मैं आपको एनाफाइलेक्टिक शोक के स्पेशल पॉइंट भी बताता हूं। बट नंबर 1, क्या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा? आंसर इज यस। क्या हार्ट रेट बढ़ेगा? आंसर इज यस। तो ये 2 साइन तो पक्के हैं, पर मैं कैसे पहचानूंगा कि एनाफाइलेक्टिक शोक की बात हो रही है? सबसे पहले इंटेगुमेंट्री साइन आपको पता हो, क्लाइंट को रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलर्जी है तो रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, हाइव्स होने शुरू हो जाते हैं, अर्टिकेरिया बड़ी इचिंग होनी शुरू हो जाती है, स्किन लाल रंग की पड़ जाती है और वोम स्किन होती है। एनाफाइलेक्टिक में भी लाल पड़ जाती है, स्किन फ्लश होती है, वोम स्किन होती है। एंड रेस्पिरेटरी लेवल के ऊपर विजिंग एंड स्ट्राइडर, विजिंग का मतलब होता है विसल लाइक साउंड। तो अगर किसी शोक में पहली प्रेजेंटेशन वो एग्जामिनर हमें बोलेगा कि क्लाइंट ने कुछ ऐसा खाया है, क्लाइंट ने कोई दवाई ली है, सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन आएगा मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन लेने के बाद क्लाइंट का बीपी कम हो जा रहा है, उसको रैशेस हो गए हैं और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, वो किस शोक की बात कर रहा है? वो एनाफाइलेक्टिक शोक की बात कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट शोक। एनाफाइलेक्टिक शोक में हमें नंबर 1 क्या करना है जी? होल्ड द ड्रग। अगर कोई दवाई जा रही है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जा रही थी जिसकी वजह से हुई है, सबसे पहले तो उस कोज को रोको, पर जैसे ही आप होल्ड कर दोगे, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज एपिनेफ्रिन। लेट मी टेल यू बच्चों, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन एपिनेफ्रिन पहले देनी है कि ऑक्सीजन पहले देनी है। सबसे पहली चीज, द मोमेंट यू केम टू नो एनाफाइलेक्टिक शोक हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एपिनेफ्रिन शॉट। कहां पर देते हैं? आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। कैसे देते हैं? डायरेक्टली ओवर द थाइस, थाइस के ऊपर देते हैं। इवन क्लोथ को भी रिमूव नहीं करते, कपड़ों के ऊपर से ही थाई पर आईएम इंजेक्शन लगा देते हैं। और कितने सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं? 10 सेकंड तक उसको वहीं पर होल्ड करके रखते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, अगर आपको पूछा जाए एनाफाइलेक्टिक शोक है, पहचानोगे कैसे बच्चों? कि कोई भी चीज खाई है, खाना खाया है, कोई मधुमक्खी काट गई, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली कोई दवाई खाई है, उसके बाद क्लाइंट का बीपी तो कम हुआ है, पर क्लाइंट को रेस्पिरेटरी साइन भी आ रहे हैं और स्पेशली इंटेगुमेंट्री साइन आ रहे हैं, हमें पता चल जाएगा एनाफाइलेक्टिक शोक है। पहला ऑप्शन वो बोलेगा जी फ्लूइड देना है कि नहीं देना। फ्लूइड पहले नहीं देते, ऑक्सीजन पहले देनी कि एपिनेफ्रिन? एपिनेफ्रिन इज द नंबर 1 थिंग। कैसे देते हैं? आईएम देते हैं। कहां पर देते हैं? थाइस के ऊपर, डायरेक्टली ओवर द क्लोथ। कितनी डोज दे सकते हैं? जब अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, जब तक क्लाइंट ठीक नहीं हो जाता, हम 5-5 10-10 मिनट के बाद डोज को रिपीट करते रहते हैं। कितनी सेकंड होल्ड करके रखना है? 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको बहुत इंपोर्टेंटली पूछी जाएगी एपिनेफ्रिन, फॉलोड बाय, अगर वो ठीक नहीं हो रहा, इंट्यूबेट। तो हमें क्लाइंट को इंट्यूबेट करना और लास्ट में जाकर हमें क्या देना है जी? फ्लूइड्स देने हैं। बाकी जितनी भी दवाइयां, चाहे वो एंटी हिस्टामिन है, चाहे वो एंटी एलर्जी का, बाद में आती है, पर सबसे पहले क्या आता है जी? एपिनेफ्रिन। फ्लूइड से भी पहले, ऑक्सीजन से भी पहले। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, एनक्लेक्स ट्राई टू ट्रिक यू, वो बोलेगा ऑक्सीजन लगा दो पहले, नो, पहले एपिनेफ्रिन। एंड लास्ट, एपिनेफ्रिन को हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं? अगर वो स्टोरेज पे पूछे तो डार्क जगह पर स्टोर करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट भी ना हो, डार्क प्लेस पे हम स्टोर करके रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड शोक, जिसका नाम है एनाफाइलेक्टिक शोक। मेडिकेशन रीजन है, एलर्जिक रिएक्शन रीजन है, आपको विजिंग याद रखनी है, इंटेगुमेंट्री याद रखनी है, एंड एपिनेफ्रिन याद रखना है, क्राइटेरिया याद रखना है एपिनेफ्रिन का, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैं आपको शोक पढ़ा भी रहा हूं और डिफ्रेंशिएट करने वाले मैं आपको साइन एंड सिम्टम भी बता रहा हूं जी। आगे चलते हैं जी, ये हमारे हो गए 4, टोटल 6 तरह का शोक होता है, 2 मोर पेंडिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड लास्ट शोक, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, नाम से क्लियर है, न्यूरोजेनिक शोक। अब न्यूरोजेनिक शोक में ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद न्यूरो। इसमें क्या होता है बच्चों? स्पाइनल कोड इंजरीज का एक बहुत बड़ा रीजन है स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पेशली स्पाइनल कोड इंजरी अबव T6। अगर थोरेसिक 6 और ऊपर उसके इंजरी हो, उस कंडीशन में बीपी बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। क्यों? पहले अपन थोड़ी बेसिक की बात कर लेते हैं। स्पाइनल कोड इफ T6 और अबव इंजरी है तो क्या होने के चांसेस होते हैं? बॉडी में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओवर डोमिनेट कर जाता है।
जब कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को। क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओवरली डोमिनेट कर जाता है। जब भी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओवरली डोमिनेट करेगा तो क्या होता है, नंबर वन थिंग, हाइपोटेंशन। क्या होना शुरू हो जाता है, बीपी इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। पीएनएस का काम होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम होता है बीपी को कंट्रोल करके रखना। पर अगर ये हद से ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, बीपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पर इस शोक की एक यूनिक प्रेजेंटेशन है जो आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी जी। इसमें हाइपोटेंशन तो होता है पर साथ में क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। क्यों ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, क्योंकि जो पीएनएस होता है, पीएनएस हार्ट रेट को कम करता है। अगर पीएनएस ओवर डोमिनेट करेगा तो क्या होगा बच्चों, पीएनएस हद से ज्यादा काम करेगा तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी शोक पढ़े हम यही पढ़ रहे थे, बीपी डिक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज। बट इस कंडीशन में द यूनिक प्रेजेंटेशन इज ब्रेडिकार्डिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्लाइंट को स्पाइनल से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी कम हो ही जा रहा है, साथ में हार्ट रेट भी कम हो ही जा रहा है, तो किस शोक की बात करें, वो न्यूरोजेनिक शोक की बात करें। यूनिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, इसमें भी स्किन क्या हो जाती है बच्चों, वार्म एंड ड्राई स्किन। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यूजली अपर बॉडी के अंदर ब्लड पूल होना शुरू हो जाता है, खून रुकना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्लड पूल होता है तो पूलिंग की वजह से थोड़ी स्किन क्या होती है, वार्म और ड्राई होती है। इन्फेक्शन नहीं है पर इसका रीजन है ब्लड पूलिंग, क्योंकि पीएनएस सारी ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है तो ब्लड बस एक जगह पे रुक जाता है, तो स्किन वार्म दिखती है, कूल नहीं दिखती है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप इसको याद रखना एंड इसकी वार्म स्किन को याद रखना। अब इसमें भी आपने क्या करना है, नंबर वन, फ्लूइड्स, क्योंकि पीएनएस है, बीपी कम हो ही जा रहा है, हमें फ्लूइड्स देने। नंबर टू, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है जी, हार्ट रेट को इंप्रूव करती है। आप वेजोप्रेसर्स देते हैं, वेजोप्रेसर्स में वही डोपामिन वगैरह ड्रग आती हैं। एंड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि असल में कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो हमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। एंड हर एक स्पाइनल कोड इंजरी में फिर हमें डीवीटी का तो ध्यान रखना ही होता है। तो न्यूरो और स्पाइनल कोड इंजरी में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का ध्यान रखना होता है। यूनिक प्रेजेंटेशन क्या है इस स्ट्रोक की, इस शोक की, न्यूरोजेनिक शोक में ब्रेडिकार्डिया होगा और स्किन क्या होगी, वोम होगी। ब्रेडिकार्डिया किसी भी शोक में हमने नहीं पढ़ा, यहां पर होगा। एंड नेक्स्ट, एनक्लेक्स कहां कहां पर ट्रैप कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन इज इक्वल टू न्यूरोजेनिक शोक, मैंने आपको यही बताया। दूसरी, डू नॉट कंफ्यूज विद हाइपोवोलिमिक शोक। हाइपोवोलिमिक शोक की तो प्रेजेंटेशन अलग है, एक तो वहां पर ठंडा होता है क्लाइंट, एक वहां पर टैकी होता है जी, तो उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना जी। लास्ट शोक, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शोक, जो कि बड़ा इमीडिएट हो जाता है, विद इन मिनट्स हो जाता है जी। ऑब्स्ट्रक्टिव शोक का मतलब क्या जी, कोई ना कोई किसी वाइटल आर्टरी के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो अगर वो कार्डियो से रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन है, लंग से रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक, ब्लड ही नहीं जा पाएगा जी। तो इसका रीजन है, पहला रीजन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि लंग्स की जो ब्लड वेसल है वहां पर आकर कोई ना कोई क्लोट अटक गया। दूसरा रीजन है कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट भी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हार्ट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता और क्लोट बनने के बड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज टेंशन निमोथोरेक्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज, किसी भी रीजन की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ गया है या किसी भी रीजन की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ गया है, तो प्रेशर, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या होने के चांसेस होते हैं, ना तो हार्ट अच्छे से बीट कर पाता है, ना तो लंग्स अच्छे से इन्फ्लेट डिफ्लेट कर पाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है जी, बीपी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहां का क्लासिकल फीचर है बच्चों चेस्ट पेन। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो ही जा रहा है प्लस साथ में चेस्ट पेन हो रही है, तो उसका मतलब क्या है जी, दैट माइट बी ऑब्स्ट्रक्टिव शोक। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑब्वियसली होगी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगी एंड हाइपोटेंशन होगा। पर यहां का क्लासिकल फीचर क्या है, थोरेसिक कैविटी से रिलेटेड साइन आपको दिखाई देंगे और बड़ा इमीडिएट होगा। अब आपने फिक्स कैसे करना है, यहां पर भी हमें डू नॉट गिव फ्लूइड विदाउट फिक्सिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। फ्लूइड नहीं देने, क्योंकि पहले प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया इस थोरेसिक कैविटी का। तो जो भी रीजन है, अगर कार्डियक टेम्पोनेट है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, ये थोड़ा डीप टॉपिक है। अच्छा, अगर टेंशन निमोथोरेक्स है तो अगर एयर फिल हो गया जिसकी वजह से प्रेशर पड़ गया तो हम चेस्ट ट्यूब वगैरह करते हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है
यानी कि क्लोट अटक गया तो आप एंटीकोगुलेंट थेरेपी से ठीक करते हैं। यानी कि जब तक कोज ठीक नहीं होगा ये वाला शोक भी ठीक नहीं होगा। एक्सपेक्ट सडन डिटोरेशन पोस्ट ऑप, यानी कि अगर कभी आपको सर्जरी के बाद एकदम से चेस्ट पेन की क्लाइंट बात करो और बीपी कम हो जा रहा है तो शायद वो ऑब्स्ट्रक्टिव शोक है जी। क्या मुझे इसमें फ्लूइड देना है? इसमें भी नहीं देना। इसकी पहचान क्या? चेस्ट पेन होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, ये साइन होंगे। इसमें हमें कोज को करेक्ट करना है, जो कि अपने आप में एक बड़े टॉपिक है, जो कि मैं किसी फर्दर वीडियो में कवर अप कर दूंगा। दैट इज ऑल अबाउट ऑल काइंड ऑफ शोक, हाइपोवोलेमिक, देन कार्डियोजेनिक, देन सेप्टिक, एनाफाइलेक्टिक, न्यूरोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शोक्स। अब आप बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, फिर हम बात करेंगे एनक्लेक्स के क्वेश्चंस की। नंबर 1, पहला स्पेशल पॉइंट है बच्चों लैक्टेट वैल्यू। नॉर्मल लैक्टेट होता है 2 से कम, बट अगर ये बढ़ता जा रहा है इट इंडिकेट टिश्यू हाइपोक्सिया, इवेंचुअली इंडिकेट टिश्यू डेथ। तो हमें शोक में लैक्टेट वैल्यू को मॉनिटर करना, पर मैंने आपको बोला था स्पेशली कौन से शोक में, सेप्टिक शोक में तो हमें 100% करना है। तो इस लैक्टेट वैल्यू को याद रखना, ये शोक को इंडिकेट करता है। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनक्लेक्स आपको ये पक्का पूछेगा। लेट मी टेल यू बच्चों, जो अगर आप सिर्फ ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हो ना कि ब्लड प्रेशर, तो हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। याद रखना शोक जैसी कंडीशन में हमारा गोल होता है पूरी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। द गुड वेज मीन आर्टेरियल प्रेशर, हमें शोक की कंडीशन में मीन आर्टेरियल प्रेशर शुड बी मोर देन 65 mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर उतना बड़ा गोल नहीं है, ना ही एग्जामिनर आपको ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा पूछेगा। वो आपसे ब्लड प्रेशर की एक बड़ी टर्म पूछेगा जिसका नाम है मीन आर्टेरियल प्रेशर। कितने से ज्यादा अगर होगा तो मतलब शोक नहीं है, 65 से अबव ही होना चाहिए। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर हमें मेंटेन करके रखना है अबव 65 टू एंश्योर कि ऑर्गन को परफ्यूजन हो रही है। तो बीपी से अच्छी टर्म, एडवांस टर्म होती है मीन आर्टेरियल प्रेशर। नंबर 3, यूरिन आउटपुट, इट शुड बी मोर देन 30 ml पर आवर। अगर ये 30 ml से ज्यादा है तो इसका मतलब परफ्यूजन किडनीज की अच्छी है और यूरिन तभी अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसका हमने ध्यान रखना है। नंबर 4, CVP हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोवोलेमिक एंड कार्डियोजेनिक शोक। हाइपोवोलेमिक में CVP कम हो जाती है और कार्डियोजेनिक में ज्यादा हो जाती है। हमने पढ़ा था नॉर्मल होती है 2 to 6, तो इसमें कम हो जाएगी हाइपोवोलेमिक में, एंड कार्डियोजेनिक में 6 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। नो विच शोक गेट फ्लूइड एंड विच डोंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपको पता है हाइपोवोलेमिक में अपर फ्लूइड देते हैं एंड कार्डियोजेनिक में नहीं देते? सेप्टिक में शायद दे दे, पर किस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, अपन ने पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। जो हमारी एनाफाइलेक्टिक थी उसमें अपन देते हैं एपिनेफ्रिन इज फर्स्ट। तो आपको पता होना चाहिए किसमें फ्लूइड कब देना है, किसमें कितना इंपॉर्टेंट और किसमें बिल्कुल भी नहीं देना, हमें पता हो। नंबर 6, वॉच फॉर ट्रिक वाइटल साइन। ओब्वियसली हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब हमें क्या कहते हैं जी, जैसे ब्रेडिकार्डिया अगर दिया हो और बीपी गिर रहा हो तो दैट इज न्यूरोजेनिक शोक। छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखना है। लास्ट, ऑलवेज चेक एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सारे शोक जितने भी हैं, मैं इतना आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हमारी प्रायोरिटी है, एनी हाउ हमें उसको करेक्ट करना है। दैट इज ऑल अबाउट स्पेशल पॉइंट्स। अब 3-4 क्वेश्चन है, एक आपके लिए लेकर आऊं, बाकी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। द नंबर 1 क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शोक हैज अ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इन प्लेस, विच हीमोडायनेमिक रीडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। भाई क्लाइंट को कार्डियोजेनिक शोक हुआ है, आपा ने एक कैथेटर डाल के देखे जी, जिसका काम है अंदर के प्रेशर को मॉनिटर करना, अंदर की क्या कहते हैं जी कंडीशंस को मॉनिटर करना। वो कह रहे जी बताओ इन चारों में से कौन सी रीडिंग कह रही है कि क्लाइंट को सच में कार्डियोजेनिक शोक है। नंबर 1, कार्डियक आउटपुट 7 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है जी, 4 to 7 लीटर पर मिनट, नॉर्मल आपका और मेरा। कार्डियोजेनिक शोक में क्या 7 लीटर हो सकता है? 7 लीटर इज हायर रीडिंग। ये तो उनमें होगा जिनका कार्डियक आउटपुट बहुत अच्छा है, हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कार्डियोजेनिक शोक में क्या इतने अच्छे से काम करता है? नो। कार्डियोजेनिक शोक में तो कार्डियक आउटपुट होगा 2, 3, 1 एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो 7 कार्डियोजेनिक शोक में तो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है। यहां पर तो हार्ट पंप नहीं करता, इसलिए फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और शोक हो जाता है। नंबर 2,
पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पीसीडब्ल्यूपी, ऑल्दो नर्सिंग में इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल नॉर्मल पीसीडब्ल्यूपी होता है क्या है, ये ना एक कैथेटर होता है जो वेंट्रिकल के प्रेशर को मेजर करता है। नॉर्मल पीसीडब्ल्यूपी आपका और मेरे एक एडल्ट का होता है 6 to 12, 6 to 12। 25 का मतलब है बढ़ा हुआ है, बढ़ने का मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड ओवरलोड है, बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। क्या कार्डियोजेनिक शॉक में ऐसा हो सकता है? यस, बट लेट्स होल्ड द ऑप्शन, फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 3, सेंट्रल वीनस प्रेशर इज 2, मैंने आपको पढ़ाया था। नॉर्मल सीवीपी कितना होता है जी? एनीवेयर फ्रॉम 2 to 6, तो 2 तो लोअर एंड है, पर कार्डियोजेनिक शॉक में तो क्या होना था जी? ये तो ज्यादा होना था जी। तो क्या सीवीपी 2 एक्सपेक्टेड है? नो, ये तो हाइपोवोलेमिक शॉक जैसी कंडीशन में हो सकता है, पर कार्डियोजेनिक शॉक में तो 8, 10, 12, 15 होगा लास्ट। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस 800 डायनेस सेकंड सेंटीमीटर पर क्यूबिक। लेट मी टेल यू बच्चों, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस आसान भाषा में बताता हूं। ब्लड वेसल के ऊपर कितना प्रेशर है, ब्लड वेसल का फ्लो कैसा है। नॉर्मल होता है, नोबडी गोना आस्क अ नर्स, पर नॉर्मल होता है एनीवेयर फ्रॉम 800 to 1500, कुछ बुक्स कहती हैं 600 to 1500, तो ये तो नॉर्मल ही है। तो क्या इसमें रेजिस्टेंस की कोई दिक्कत आती है? क्या ब्लड वेसल बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाती है? आंसर इज नो। तो कार्डियोजेनिक शॉक की प्रेजेंटेशन कहां से हमें पता चलेगी बच्चों? क्योंकि इसमें सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो फिर सारे के सारे प्रेशर हमें बढ़े हुए ही दिखते हैं जी। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, in assessing a patient with early sign of shock, which laboratory value would the nurse closely monitor as an early indicator of cellular hypoxia? शोक नहीं कोई बताया, बस उसने बोला जी शोक की कंडीशन में अर्ली इंडिकेटर क्या होगा? भी सेल्स की डेथ होनी शुरू हो गई है। नंबर 1, WBC काउंट। WBC काउंट इन्फेक्शन को बताता है, ऐसा शोक का अर्ली इंडिकेटर नहीं हो सकता जी, तो ये नहीं है जी। नंबर 2, सीरम लैक्टेट, क्या हमने इसकी बात की है? यस। क्या सीरम लैक्टेट सेलुलर हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है? यस, बट लेट्स होल्ड द ऑप्शन। नंबर 3, हीमोग्लोबिन लेवल। अब बीपी इंडिकेटर हो सकता है, क्या कहते हैं जी, एडिमा कुड भी कुछ का इंडिकेटर हो सकता है, बट नॉट हीमोग्लोबिन लेवल। नंबर 4, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये किडनी का इंडिकेटर है, ये परफ्यूजन कम होने का इंडिकेशन हो सकता है, पर सेलुलर डेथ का इंडिकेटर तो कौन है बच्चों? सीरम लैक्टेट। मैंने बोला था जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, डेथ होती है, तो क्या होने के चांसेस होते हैं? सीरम लैक्टेट रिलीज होना शुरू होता है, लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दैट्स द आंसर। नंबर 3, टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 मैं करवाऊंगा, 1 आप लोगों के लिए। नंबर 4, फॉर अ पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शॉक विच इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज टू डिक्रीज अ कार्डियक वर्कलोड? फॉर अ पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शॉक, कौन सा शॉक है? कार्डियोजेनिक शॉक है जी, कार्डियोजेनिक शॉक है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स टू प्रायोरिटाइज डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, यानी कि कार्डियक वर्कलोड को हमने डिक्रीज करना है। नंबर 1, एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करती है? हार्ट रेट को कम करती है। तो अगर हार्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा, फ्लूइड तो और ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। हम तो कैसी दवाइयां देते थे? पंप करने वाली दवाइयां देते थे, डोपामीन, डेबुटामीन, एपिनेफ्रिन, स्पेशली डायजोक्सिन। बीटा ब्लॉकर तो कंडीशन को खराब करेगी। इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम विद क्रिस्टलोइड्स, कार्डियोजेनिक शॉक में फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करना था कि नहीं करना था? नहीं करना था, यहां पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नंबर 3, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी शुरू कर दो। वन ऑफ द गुड ऑप्शन, वन ऑफ द न्यूट्रल ऑप्शन, पर नंबर 4 को पढ़ते हैं। इनकरेज एम्बुलेशन टू प्रमोट सर्कुलेशन। लेट मी टेल यू, कार्डियोजेनिक शॉक जैसी कंडीशन में, इतनी बड़ी कंडीशन में एम्बुलेशन न्यूट्रल हो सकती है, बट नॉट अ ट्रीटमेंट। अकेली एम्बुलेशन से कार्डियोजेनिक शॉक से ये जो वर्कलोड है वो कम नहीं होने वाला। तो विच वन इज आंसर? ऑक्सीजन। आउट ऑफ ऑल 4 ऑक्सीजन इज द बेस्ट चॉइस, तो ऑक्सीजन आंसर है जी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, 5वां क्वेश्चन आपको 100% मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, स्पेशली इफ यू आर माय स्टूडेंट। तो नंबर 4, द नर्स ऑब्जर्व दैट एडमिनिस्ट्रिंग अ फ्लूइड बोलस टू अ पेशेंट इन शॉक द सीवीपी इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 mm ऑफ Hg। द चेंज सजेस्ट, क्या हुआ है जी क्लाइंट को?
द नर्स ऑब्जर्व दैट एडमिनिस्ट्रिंग फूड, अपन ने किसी शॉक में फ्लूइड डाला था, अब उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर पहले 5 था, अब हो गया है 10, हमें नॉर्मल पता है ना, तो ये इसका मतलब क्या निकला, नॉर्मल होता था 2 to 6 हमने पढ़ा है, एंड 8 के बाद तो दिक्कत की बात हो जाती है, आफ्टर 8 इट्स अ प्रॉब्लम। तो एडवोकेट फ्लूइड रिससिटेशन है अगर किसी का सेंट्रल वीनस प्रेशर 10 हो गया, नो इट्स नॉट एडिक्वेट, इट्स मोर देन एडिक्वेट। नंबर 2, ओवर रिससिटेशन एंड रिस्क ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, यस दैट्स वन ऑफ द गुड चॉइस कि ज्यादा फ्लूइड चला गया और ओवरलोड हो गया। पर आगे पढ़ते, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द पेशेंट कंडीशन, नहीं चेंज तो हुआ है जी, क्या कहते हैं फ्रॉम 5 to 10 हो गया तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। लास्ट, द नीड फॉर इमीडिएट डायरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, आइदर दिस वन इज आंसर, आइदर दिस वन इज आंसर, पर आप किसको चूज करोगे बच्चों। उसने बोला द चेंज सजेस्ट, चेंज का मतलब क्या है, देखो डायरेटिक जा सकती है पर चेंज का मतलब क्या है जी, ओवर रिससिटेशन हो गई है एंड फ्लूइड वॉल्यूम का रिस्क हो गया, तो आउट ऑफ ऑल ये अच्छा था बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो बी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, आप इसको घर से करके लाओगे। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर अ पेशेंट विद न्यूरोजेनिक शॉक, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द डायग्नोस। आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दैट्स ऑल अबाउट क्या कहते हैं जी शॉक। होप सो आपको ये वाला लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा और मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद दो स्टूडेंट जो कि अभी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर लाता रहूँगा। थैंक यू।